हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 77। वर्कशीट नंबर 77 हिंदी का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 9 का। वर्कशीट है 25 जनवरी 2021 का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीढ़ की हड्डी, जो क्या है, एक एकांकी है। एकांकी जो होता है वह एक नाटक की तरह होता है जिसमें कई सारे पात्र होते हैं और इस एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। देखिए, एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। तो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से लेखक ने क्या दर्शाया है? समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता। रूढ़िवादी मानसिकता का अर्थ होता है बच्चों, स्त्रियों के प्रति लोगों की कैसी सोच थी? नकारात्मक। लोग स्त्रियों को पहले शिक्षित नहीं करते थे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। वह स्त्रियों को सिर्फ घर के अंदर का सामान समझ करके उन्हें घर के अंदर ही रखते थे। तो इसी रूढ़िवादी मानसिकता को समाप्त करने के लिए हमारे लेखक जगदीश चंद्र माथुर ने रीढ़ की हड्डी नामक एक एकांकी की रचना की, जिसमें उन्होंने स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से उनमें जो आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है इसको दर्शाया है। देखिए, इसके लेखक और एकांकीकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप होता है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। हम सभी देखते हैं, कब? दशहरा के टाइम पे रामलीला देखते हैं ना। तो रामलीला भी क्या है? एक तरह से छोटा नाटक है जिसमें पूरे रामायण को दिखाया जाता है। रामायण में कौन कौन से पात्र थे, किनका क्या कार्य था, यह सभी। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए गए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए अब एकांकी को पढ़ते हैं कि एकांकी है क्या। एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी। देखिए, मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़ उम्र कहने का अर्थ है जो 40-45 के होंगे, उन्हें कहते हैं अधेड़ उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। लकड़ी का एक फट्टा, तख्त यानी लकड़ी का एक फट्टा है जिसे एक तरफ से वह पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से उनका नौकर। अब देखिए, बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। किससे कह रहे हैं? नौकर से। अब देखिए, नौकर, बिछा दूं साहब? फिर बोलते हैं वो, जरा तेज आवाज में बोलते हैं। और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बंट रही थी तो तू देर से पहुंचा, क्या बिछा दूं? और यह पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्त बिछाता हुआ, बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाया था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला। वो क्या कहते हैं नौकर से कि जा बहू जी से क्या लेके आ? दरी। उसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई थी वही वाली। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोशी ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सी पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। साहब घर की मालकिन प्रेमा आती है। अब देखिए, साहब क्या करते हैं? अपने कमरे में जाते हैं और कमरे की चीज़ों को ठीक ठाक करते हैं, साफ उफ करते हैं। उसी बीच कौन आती है? घर की मालकिन प्रेमा। अब देखिए, प्रेमा जो है वह गंदुमी रंग की है, उनका छोटा कद है, चेहरा और आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। अब उनके बोलने के ढंग से क्या लगता है कि वह किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ।
अब देखिए बाबूजी ने उन्हें क्यों भेजा था? बाबूजी ने उन्हें दरी और बहू से धुली हुई चादर लाने के लिए भेजा था। लेकिन नौकर जो है वह प्रेमा के पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह आ रहा है। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत है? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में अब प्रेमा जो थी वह काम में लगी हुई थी। राम स्वरूप धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए तुम्हें धोती चाहिए। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। कौन कह रहा था? रतन। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विद्या में लिखा गया है? तो किस विद्या में लिखा गया है? यह लिखा गया एकांकी में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य हिंदी की एकांकी विद्या में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न हमारा है इस एकांकी को किसने लिखा है? तो यहाँ देखिए इस विद्या को लिखा है जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने, वह हैं इस एकांकी के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? तो देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं? पहला बाबूजी हैं, दूसरा नौकर है, तीसरा घर की मालकिन प्रेमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद का निर्णय नहीं ले पाना। यानी उसके अंदर क्या नहीं है? रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो देखिए यहाँ हम इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए यहाँ पे, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रेमा बाबूजी की रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई। ठीक है, दूसरा वाक्य आप स्वयं लिखें और हमें कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपने आसपास किसी देखे गए नाटक या नुक्कड़ नाटक के बारे में लिखिए। तो आप सभी ने रामलीला का नाटक तो देखा ही होगा। आप हमें कमेंट्स में रामलीला का नाटक लिख करके बताएं। तो आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके सूचित करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।